अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारी जो प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि राइट ऑप्शन जो होती है उसकी वैल्यू को कैसे लेना है। ठीक है। इसी तरह हमने उसके डिस्पोजल की बात की थी और हम आगे चलते गए थे कि डिस्पोजल के वक्त क्या करना है। सो हमने ये सारा चीज़ें डिस्कस कर ली थी कि जब राइट को एक्सरसाइज करते हैं तो कैसे ट्रीट करना है उसको। अच्छा, उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर आपको राइट एक्सरसाइज करने के ऊपर आपकी जो कंपनी है वो रिस्ट्रिक्शन लगा दे ट्रांसफ़र के ऊपर तो फिर उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद एक चीज़ जो हमने डिस्कस करनी है वो ये है कि हमने कहा था कि जिस केस में आपके ऊपर कंपनी रिस्ट्रिक्शन लगा देगी ट्रांसफ़र के ऊपर तो आपने क्या करना है। फिर आपने जिस दिन अपने राइट्स एक्सरसाइज किए हैं उस दिन आपने कुछ नहीं करना। ठीक है। जब आपके कंट्रोल में हो जाएंगे वो शेयर्स जो आपको मिले हैं, रिस्ट्रिक्शन उतर जाएगी, उस दिन आपने बेसिकली एक कैलकुलेशन करनी है। उस कैलकुलेशन के बाद आपने अपनी इनकम फ्रॉम सैलरी में जो है वो फिगर लेके जानी है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट था ये वाला। ठीक है, ये इसको डिस्कस करते हैं। होएवर इफ द एम्प्लॉय डिस्पोज ऑफ द शेयर बिफोर गेटिंग द फ्री राइट टू ट्रांसफर द शेयर। ठीक है, मतलब कि अगर जो है उसके पास अभी रिस्ट्रिक्शन थी, मतलब वो अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकता था, लेकिन एम्प्लॉय ने किसी भी तरह से डिस्पोज कर दिया रिस्ट्रिक्शन रिलीज होने से पहले पहले, तो उस सूरत में क्या होगा। द सैलरी शेल इंक्लूड द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर एट द टाइम एम्प्लॉय डिस्पोज द शेयर्स। ठीक है, जिस दिन उसने जो है वो अपने शेयर्स को डिस्पोज किया है उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू लेनी है। ठीक है, और उसमें से लेस करना है आपने कंसिडरेशन गिवन बाय एम्प्लॉय फॉर द शेयर्स एंड फॉर राइट्स ऑप्शन। ठीक है, मतलब कॉस्ट ऑफ शेयर्स उसमें से लेस कर देनी है। कॉस्ट ऑफ शेयर में आपने एक तो जो शेयर्स के लिए पे की है कॉस्ट और दूसरी जो आपने राइट के लिए पे की है कॉस्ट, वो दोनों आपको निकालने पड़ेंगे। लाइक अगर फेयर मार्केट वैल्यू उस दिन जो थी वो थी 10 रुपीज़ और आपके पास 100 शेयर्स हैं, मतलब आपने 10 रुपीज़ के हिसाब से ट्रांसफ़र किए हैं, तो आपकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है जितने के आपने शेयर्स बेचे हैं वो बन गए 1000। ठीक है, और आपने शेयर्स लिए थे 5 रुपये के और ये 100 शेयर्स लिए थे, तो ये इसमें से लेस हो जाएंगे 500। और आपने राइट के लिए से के 100 रुपीज़ दिए थे राइट्स लेने के लिए, तो वो 100 लेस हो जाएगा। ये लेस करने के बाद आपके पास जो बचेगी वैल्यू 400। बेसिकली देखा जाए तो ये आपको नज़र आ रहा है कि ये तो कैपिटल गेन हुआ है। आपने शेयर्स डिस्पोज किए, अभी रिस्ट्रिक्शन थी आपके ऊपर लेकिन आपने शेयर्स डिस्पोज किए और उसके ऊपर गेन कमा लिया। ठीक है, ये कैपिटल गेन नजर आ रहा है, लेकिन इस केस में ये खास केस है, अब आपने इसको बड़े अच्छे से समझना है। ठीक है, हमने डिफरेंट तरीके से देखा कि एक तो ये हो सकती है सिचुएशन जिसमें आपको सिर्फ जो है वो राइट्स मिल रहे हो, आप उसको खरीद लो। ठीक है, जब आप राइट्स खाली खरीदोगे तब आपकी इनकम में कोई चीज़ ऐड नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ आपने खर्चा करके राइट्स खरीदे हैं, अभी तक आपको कोई बेनिफिट नहीं मिला। दूसरी सिचुएशन क्या है कि आप राइट्स को एक्सरसाइज ना करो, मतलब उन राइट्स के बदले आप शेयर्स ना खरीदो, बल्कि आप उन राइट्स को ही बेच दो। अच्छा, जब आप राइट्स को बेचते हो तो जाहिर सी बात है आप थोड़ा कीमत ज़्यादा रख के उसको बेचोगे, तो उसमें आपको जो है वो बेनिफिट होगा। वो जो बेनिफिट होगा वो कहाँ जाएगा, इनकम फ्रॉम सैलरी में। ठीक है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब ये भी तो हो सकता है कि आप कुछ शेयर्स बेच दो, मतलब कुछ के राइट्स बेच दो, कुछ शेयर्स जो है वो परचेज कर लो, या सारे के सारे परचेज कर लो, आप राइट को ना बेचो। इस सूरत में जब आप परचेज करोगे तो आपके ऊपर अगर तो रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो उस स्टेट के ऊपर देखा जाएगा कि आपको कितना गेन हुआ है, मतलब आपको शेयर्स जो हैं वो कितने सस्ते मिले हैं, मार्केट में क्या रेट था, तो उसके ऊपर कैलकुलेशन करके आप अपनी इनकम फ्रॉम सैलरी में ले जाओगे कि आपको बेनिफिट हुआ है, आप एम्प्लॉय थे इस वजह से आपको सस्ते शेयर्स मिल रहे हैं। अच्छा, अगर रिस्ट्रिक्शन हो तो फिर जिस दिन आपने राइट एक्सरसाइज किया है उस दिन आप अपनी सैलरी के अंदर कुछ नहीं लेके जाओगे। जब रिस्ट्रिक्शन रिलीज होगी उस दिन आपने यही काम करना है और अपनी इनकम फ्रॉम सैलरी में लेके जाना है। अब वो राइट्स आपके हैं, अब आप उनको जब बेचोगे तो आपको कैपिटल गेन होगा, और कैपिटल गेन जो है वो आपको पता है वो दूसरे हेड में जाता है, वो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स में जाता है, तो वो वहाँ पे ट्रीटमेंट होगी। अगर तो वो लिस्टेड कंपनी के शेयर्स हैं, यानी कि टैक्स के मुताबिक अगर वो पब्लिक कंपनी के शेयर्स बनते हैं तो उसके ऊपर आपने
सेपरेट ब्लॉक अप्लाई करना है, और अगर वो टैक्स की डेफिनेशन के मुताबिक जो है वो प्राइवेट कंपनी के शेयर्स बनते हैं तो फिर तो वो एनटीआर के अंदर चले जाएंगे। ये सारी बातें हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे जो सिनेरियो आज के लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं, इस सिनेरियो के अंदर ये है कि आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन थी, ठीक है। जब आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन थी, इसका मतलब यह है कि आपने राइट को एक्सरसाइज किया, तो आप अपनी इनकम फ्रॉम सैलरी में अभी तक कोई बेनिफिट नहीं लेके गए। अब रिस्ट्रिक्शन उतरती तो आपने अपनी इनकम फ्रॉम सैलरी में एक फिगर लेके जानी थी जो आपको बेनिफिट होता, बट आपने रिस्ट्रिक्शन रिलीज होने से पहले पहले ही शेयर्स को डिस्पोज कर दिया, किसी भी तरह बेच दिया। इस सूरत में क्या होगा कि इस सूरत में अब जो आपका गेन होगा वो कैपिटल गेन नहीं समझा जाएगा, वो इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएगा जिसकी हमने ये वर्किंग की है, ठीक है। आई होप कि अब आपको ये बात समझ आ गई होगी, ठीक है। फिर हमने ये कैलकुलेशन वगैरह की थी, ठीक है, ये हम कर चुके थे। इसको छोड़ के आगे चलते हैं। ये एक हम जो है ना क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या है कि एक कंपनी ने लॉन्च की है एम्प्लॉय शेयर स्कीम, ठीक है। मिस्टर कासिम जो हैं वो एम्प्लॉय हैं और उन्होंने परचेज किए हैं राइट्स, ठीक है। तो यहाँ पे राइट्स परचेज कर रहे हैं फॉर ₹8,000 ऑन 12 मार्च 2013। तो ये 12 मार्च 2013 किस टैक्स ईयर में फॉल करता है? ये टैक्स ईयर 2013 में फॉल करता है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ राइट ऑन डेट डेज वाज 10,000। अच्छा, उस टाइम जो राइट्स खरीद रहे थे उसकी वैल्यू थी 10,000, बट इसने 8,000 में खरीद लिया। बाय बाइंग राइट्स ही गोट द राइट टू बाय 20,000 शेयर। इसने बेसिकली इस डेट को 8,000 पे करके 20,000 जो हैं वो शेयर्स खरीदने का राइट परचेज किया इस डेट, ठीक है। अब ऑन 25 सितंबर 2013, 25 सितंबर 2013 को क्या हुआ कि उसने सोल्ड कर दिए हाफ ऑफ हिज राइट्स। अब राइट्स बेचे हैं उसने, राइट्स, ठीक है। शेयर्स नहीं बेचे क्योंकि अभी तक उसने शेयर्स खरीदे ही नहीं थे, उसने राइट खरीदा था जिस राइट के तहत उसको 20,000 शेयर्स मिल सकते थे, ठीक है। हाफ उसने शेयर्स बेच दिए, इसका मतलब क्या है कि सॉरी, हाफ उसने राइट्स बेच दिए, इसका मतलब क्या है कि उसने अब 10,000 शेयर्स खरीदने के राइट्स अपने बेच दिए। किस डेट को बेचे? वो डेट बनती है 25 सितंबर 2013, मतलब कि ये टैक्स ईयर बन रहा होगा 2014, ठीक है। इस टैक्स ईयर 2014 में उसने राइट्स को बेचा और वो 8,000 के जो उसने खरीदे थे, जिसमें वो 20,000 शेयर्स खरीद सकता था, उसने उसमें से क्या किया, 50% के राइट्स बेच दिए, मतलब 10,000 शेयर्स के राइट्स बेच दिए। अब वो 10,000 ही परचेज कर सकता है कंपनी से, बाकी 10,000 उसका राइट उसने आगे कहीं बेच दिया। यहाँ पे उसने जो शेयर्स जो बेचे हैं हाफ, ठीक है, वो कितने के बेचे हैं? 7,000 के राइट्स बेचे, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ आ रही होगी कि ये कर क्या रहा है। ये इसको राइट्स मिले कंपनी की तरफ से, इसने 8,000 में वो राइट्स खरीदे जिसके तहत वो 20,000 शेयर्स खरीद सकता था। अब इसने क्या किया, इसने आधे शेयर्स का राइट जो था वो बेच दिया, मतलब 10,000 शेयर्स के राइट्स इसने बेच दिए, कितने के? 7,000 के। ये एक्टिविटी कब इसने परफॉर्म की? टैक्स ईयर 2014 के अंदर। टैक्स ईयर 2013 में इसने सिर्फ राइट्स परचेज किए थे। अच्छा, ऑन 20 जून 2014, मतलब टैक्स ईयर 2014 में ही इसने क्या किया, एक्सरसाइज कर लिए रिमेनिंग राइट्स, ठीक है। रिमेनिंग राइट्स इसके बाद कितने बचे थे? 10,000 ये शेयर खरीद सकता था। टैक्स ईयर 2014 ही बन रहा है ये भी, ठीक है, क्योंकि डेट जो है वो है 22 जून 2014, तो ये इसी में आता है। 10,000 इसने शेयर खरीदे हैं, कितने के? 83 रुपीज़ पर शेयर पे करके इसने 10,000 शेयर्स खरीदे, ठीक है। अब इसने राइट एक्सरसाइज कर लिया। देयर वाज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर फॉर 1 ईयर, लेकिन इसके ऊपर एक पाबंदी थी कि आज आप अगर 22/6 को जो है वो अपना राइट एक्सरसाइज करके शेयर्स ले रहे हो तो आप इसको ट्रांसफर नहीं कर सकोगे 1 साल तक, ठीक है। मतलब अगर ये रिस्ट्रिक्शन उतरने का वेट करता तो इसको वेट करना पड़ना था 22/6/2015 तक। However, he sold the shares on 10 जनवरी 2015, लेकिन इसने 10 जनवरी 2015 को, जो कि टैक्स ईयर 2015 बनता है, इसमें इसने शेयर्स को बेच दिया। इसके बाद 10,000 शेयर्स थे, इसने उनको बेच दिया। कितने का बेचा? 90 पर शेयर के हिसाब से, ठीक है, 90 पर शेयर के हिसाब से इसने बेच दिया। अब मार्केट वैल्यू आपको बताई है क्वेश्चन में कि 22 जून को जब इसने राइट एक्सरसाइज किया था
10,000 शेयर्स खरीदे थे। उस टाइम मार्केट वैल्यू क्या थी शेयर की, 85 का था। इसने कितने का खरीदा, 83 का। फिर जिस दिन रिस्ट्रिक्शन उतर रही थी 22 जून 2015 को, उस दिन मार्केट वैल्यू क्या थी, 89 पर शेयर। क्या हम इन इंफॉर्मेशन जो गिवन है या रेट्स जो गिवन है इनके साथ कुछ करेंगे क्वेश्चन में, ये आपको सोचना है, ठीक है। आप यहाँ पे ही इस क्वेश्चन को, इस स्लाइड को रोकें, ठीक है, और इसकी पिक्चर लेके ये क्वेश्चन खुद से सोल्व करें। देन आप दोबारा क्लिक कीजिएगा तो हम इसके आंसर की तरफ चलते हैं। आपने बेसिकली क्या करना है कि अमाउंट कैलकुलेट करनी है जो इसकी इनकम में जाएगी टैक्स ईयर 2013 की, 14 की और 15 की। सो टैक्स ईयर 2013 की बात करते हैं हम। टैक्स ईयर 2013 में इसने राइट्स जो है वो परचेज किए। राइट्स इसने कितने के परचेज किए थे, इसने 8,000 के राइट्स परचेज किए थे, ठीक है। हालांकि मार्केट में 10,000 के वो राइट्स मिल रहे थे, इसको ये भी फेवर दी गई कि तुम्हें राइट्स पे हम सस्ते देंगे। लेकिन खाली राइट खरीदना ये कोई बेनिफिट नहीं है। सो 2013 में इसकी इनकम फ्रॉम सैलरी में कोई वैल्यू नहीं जाएगी, जीरो। टैक्स ईयर 2014 की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था 2014 में, इस 2014 के अंदर एक तो उसने अपने राइट्स को एक्सरसाइज किया था, ठीक है। राइट को एक्सरसाइज किया था, बल्कि पहले उसने क्या किया था, अपने राइट्स को 50% जो उसके पास राइट्स हैं उनको बेचा था, ठीक। 25 सितंबर को एक तो ये एक्टिविटी थी। दूसरी एक्टिविटी क्या थी कि उसने अपने राइट को एक्सरसाइज किया था। अब पहली एक्टिविटी के ऊपर आते हैं कि जब इसने अपने शेयर्स को बेचा था, सॉरी, जब इसने अपने राइट को बेचा था, 50% राइट्स को बेच दिया था। सोल्ड हाफ शेयर्स राइट एंड आल्सो एक्सरसाइज ऑन रिमेनिंग, ठीक है, बट उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन थी। अब इसने जो बेचा था अपने राइट्स को, उसकी कैलकुलेशन करते हैं। इसको बेचने पे कितनी कंसिडरेशन मिली थी, राइट्स को बेचने पे 7,000। अब इसने कॉस्ट कितनी पे की थी राइट्स को खरीदने में, इसने बेसिकली 8,000 पे किए थे। लेकिन ये 8,000 कितने शेयर्स के लिए थे, 20,000 शेयर्स के लिए थे। और ये बेच कितने रहा है, 50%। तो इनका 50% कितना बनता है, 10,000। इसने ये जो 10,000 शेयर्स के राइट्स बेचे हैं 50%, ये इनके अगेंस्ट उसने 7,000 लिया है। तो इसकी कॉस्ट जब हम निकालेंगे तो इसने टोटल 8,000 पे किया था, उसका 50% आप समझो कि इसकी कॉस्ट थी जो इसने राइट्स बेचे हैं, वो बनती है 4,000। तो इसको बेनिफिट हुआ राइट्स को बेच के कितने का, 3,000 का। ये कहाँ चला जाएगा, इनकम फ्रॉम सैलरी में। टैक्स ईयर 2015 की बात करते हैं, ठीक है। टैक्स ईयर 2015 की बात करते हैं। यहाँ पे इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन थी जो कि उतरनी थी 22/6/2015 को। जब ये रिस्ट्रिक्शन उतरती तो तब आपने कैलकुलेशन करके एक फिगर लेके जानी थी इनकम फ्रॉम सैलरी में। क्यों, क्योंकि जब इसने राइट्स को एक्सरसाइज किया था 2014 में, यहाँ पे राइट्स एक्सरसाइज हुए थे, लेकिन उनके ऊपर क्या था, रिस्ट्रिक्शन थी। सो रिस्ट्रिक्शन उतर रही थी 22/6/2015 को। तो अगर ये पहले ना बेचता तो फिर रिस्ट्रिक्शन के उतरते वक्त या रिलीज होते वक्त हम इसकी इनकम फ्रॉम सैलरी में कुछ इनकम लेके जाते। बट इसने क्या किया, इसने पहले बेच दिए शेयर्स, ठीक है। जब पहले बेचे शेयर्स तो अब हमने क्या करना है, बेसिकली हमने यहाँ पे इसका कैपिटल गेन ही निकालना है। लेकिन वो कैपिटल गेन कहाँ जाएगा, इस केस में कि अगर आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन हो शेयर ट्रांसफर करने की, आप एम्प्लॉयज शेयर स्कीम के अंदर कोई राइट्स खरीद के उसके ऊपर आपने शेयर्स ट्रांसफर करवाए अपने नाम पे, आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई कि इतने टाइम के अंदर आप शेयर्स नहीं बेचोगे, बट आपने बेच दिए, तो फिर जो कैपिटल गेन होगा वो कहाँ जाएगा, इनकम फ्रॉम सैलरी में। सो इसने 10,000 शेयर्स जो इसके पास बाकी बचे थे राइट्स उसके खरीदे थे, ये इसने पर शेयर जो है 90 रुपीज़ का बेचा। इसको कॉस्ट कितनी पड़ी थी शेयर खरीदने में, इसने 10,000 शेयर्स खरीदे थे 83 पर शेयर के हिसाब से, ठीक है। तो इतनी इसको ये कॉस्ट खरीदने की पड़ गई। और इसने 8,000 दिए थे 20,000 शेयर्स के राइट खरीदने के लिए, जिसमें से 50% तो ये बेच चुका था। बाकी जो 50% इसके रह गए थे उनको खरीदने के लिए, उनके राइट को खरीदने के लिए इसने 8,000 का 50% ही दिया होगा, जो कि 4,000 बनता है। तो ये इसके कॉस्ट ऑफ शेयर्स आ गई। तो ये इसका जो गेन हुआ ये कहाँ जाएगा, इनकम फ्रॉम सैलरी में। और आप लिखोगे भी यहाँ पे इनकम फ्रॉम सैलरी, कैपिटल गेन वगैरह के वर्ड यूज नहीं करोगे। सो ये एक हमारा वो सेक्शन रहता था जो हमने डिस्कस कर लिया। अब आज के इस लेक्चर के अंदर हम फर्दर आगे पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी की। लेकिन वो जो सैलरी इनकम है वो कहाँ से आ रही है, बाहर से आ रही है। फॉरेन से आपको कोई सैलरी आ रही हो तो फिर आपने क्या करना। देखो फॉरेन से सैलरी का मतलब क्या है,
आप साल के स्टार्ट में पाकिस्तान में थे, ठीक है, 1 जुलाई 2024 को आप पाकिस्तान में थे, ठीक है, आप यहाँ पे जॉब कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे आपने जॉब की, जॉब करते करते आपको किसी खास मकसद के लिए या जॉब के ऊपर आपको बाहर बुला लिया गया होगा, ठीक है, आप से के चाइना चले गए, ये कुछ पीरियड आपने चाइना में गुजारा, ठीक है, इसके बाद आप वापस आ गए होगे तो शायद आपने फिर पाकिस्तान में कुछ पीरियड गुजारा हो। या ऐसा भी हो सकता है कि आप स्टार्ट में पाकिस्तान में थे और साल के एंड पे आप 2-3 महीने के लिए बाहर चले गए, कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। मतलब क्या है कि आपको कहीं से फॉरेन सैलरी इनकम आ रही है और आप रेजिडेंट हो, ठीक है। अगर तो आप रेजिडेंट नहीं हो, मतलब आप इस पूरे साल में दोनों केसेस में अगर आपने रेजिडेंट होने की कंडीशन पूरी नहीं की, वो आपको याद होगा कि रेजिडेंट होने की कंडीशंस क्या हैं, अगर नहीं याद तो वीडियो को यहाँ ही रोक के एक दफ़ा वो भी आपने रिवाइज करनी। अगर आप रेजिडेंट हो तो फिर ये हम पढ़ने जा रहे हैं ये सारा उसके लिए। अगर आप रेजिडेंट ही नहीं हो तो फिर तो फॉरेन जो आपकी इनकम है वो पाकिस्तान में टैक्स नहीं होती, सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम टैक्स होती है। लेकिन अगर आप रेजिडेंट हो तो फिर फॉरेन सोर्स इनकम भी पाकिस्तान में टैक्स होती है, ठीक है। ऐसे ही आपने आई थिंक देख लिया होगा, तो ऐसा ही है कि अगर आप रेजिडेंट हो और आप फॉरेन सोर्स इनकम कमा रहे हो तो वो पाकिस्तान में टैक्सेबल है। यहाँ पे एक खास इनकम की बात हो रही है जो कि है सैलरी इनकम, और वो फॉरेन सैलरी इनकम। हो सकता है आप यहाँ बैठ के कोई ऑनलाइन काम कर रहे हो बाहर से, पैसे आपको आ रहे हैं, ठीक है, सैलरी की सूरत में आ रहे हो, तो ये उसकी बात हो रही है। या आप बाहर गए हो कुछ अरसे के लिए वहाँ पे जॉब की है, या साल के एंड पे बाहर गए हो तो आपने ज़्यादा टाइम पाकिस्तान में गुजारा है, किसी भी रीज़न से आप रेजिडेंट बन गए हो और आपकी फ़ॉरेन सैलरी इनकम आ रही है, तो फिर क्या होगा? फिर देखा जाएगा कि क्या आपने उसके ऊपर फॉरेन टैक्स पे किया है। मतलब आप बाहर जहाँ से सैलरी कमा रहे हो, जाहिर सी बात है वहाँ पे भी टैक्स सिस्टम होगा, तो हो सकता है उन्होंने आपकी सैलरी के ऊपर टैक्स काट दिया, या आपने खुद वहां पे अपनी सैलरी के ऊपर टैक्स दे दिया, ठीक है। तो दो ऑप्शन हो सकती हैं। एक ऑप्शन क्या हो सकती है कि हाँ, आपकी जो सैलरी इनकम आ रही है ना, जो बाहर से आ रही है, उसके ऊपर बाहर ही टैक्स आप पे कर चुके हो, ठीक है, फिर बहुत अच्छी बात है। आपकी फॉरेन सैलरी की जितनी भी इनकम है ये एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट है, ठीक है, इसके ऊपर आपने पाकिस्तान में कोई टैक्स नहीं देना, ठीक है। अच्छा, दूसरी सिचुएशन क्या है कि नहीं, आपकी शायद सैलरी इतनी नहीं थी या किसी भी रीज़न से आपने बाहर उसके ऊपर कोई फॉरेन टैक्स पे नहीं किया, ठीक है। अब क्या होगा? फिर एक और चीज़ देखी जाएगी। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो फिर आपने देखना है कि क्या आप पाकिस्तानी सिटीज़न हो, ठीक है, और क्या आप पाकिस्तान में, इन पाकिस्तान एट द लास्ट डे ऑफ टैक्स ईयर, आप पाकिस्तान में लास्ट डे ऑफ टैक्स ईयर पे यहाँ पे थे। ये दो चीज़ें देखी जाएंगी। अगर आप पाकिस्तानी सिटीजन हो और आप साल के एंड पे वापस पाकिस्तान आ गए थे तो फिर भी आपकी फॉरेन सैलरी जो है वो एग्जेम्प्ट समझी जाएगी। और अगर आप पाकिस्तानी सिटीजन नहीं हो, ठीक है, लेकिन पाकिस्तानी रेजिडेंट बन गए हो और आप साल के एंड पे, ठीक है, बाहर नहीं थे, बाहर नहीं थे आप, ठीक है, फिर क्या होगा कि आपकी फॉरेन सैलरी जो है वो टैक्सेबल समझी जाएगी। अब इसी को हम पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर क्लियर होगा। फॉरेन सोर्स सैलरी जो है वो रेजिडेंट इंडिविजुअल की, उसकी ट्रीटमेंट क्या है उसके बारे में हमें सेक्शन 102 बता रहा है। कहता है एनी फॉरेन सोर्स सैलरी received by a resident individual shall be exempt if the individual has paid foreign tax on salary। अगर उसने फॉरेन टैक्स पे कर दिया अपनी सैलरी के ऊपर तो फिर वो क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट हो जाएगी। अच्छा, हमने तो पढ़ा था कि भाई जब आपको फॉरेन इनकम आ रही होती है उसके ऊपर तो आपको क्रेडिट मिल रहा होता है अगर आप बाहर टैक्स पे करो। बिल्कुल ऐसे ही पढ़ा था, लेकिन ये एक खास केस है, स्पेशल केस बनाया गया है जहाँ पे सैलरी इनकम से रिलेटेड बात हो रही है, फॉरेन सोर्स सैलरी इनकम की बात हो रही है, किसी और इनकम की बात नहीं हो रही, ठीक है। तो इस केस में अगर आपने बाहर टैक्स दिया तो आपकी सैलरी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। इट विल बी अज्यूम दैट रेजिडेंट इंडिविजुअल हैड पेड फॉरेन टैक्स इनकम। ये कब समझा जाएगा कि उसने फॉरेन इनकम टैक्स पे कर दिया है किसी भी इंडिविजुअल ने जो कि रेजिडेंट है? इफ अ टैक्स इज विदहेल्ड फ्रॉम द सैलरी बाय द एम्प्लॉयर। अगर बाहर के मुल्क में उसके एम्प्लॉयर ने उसकी सैलरी पे टैक्स काट लिया तब भी समझा जाएगा कि आपने टैक्स बाहर पे कर दिया है।
एंड पे टू रेवेन्यू अथॉरिटी ऑफ द फॉरेन कंट्री, और उसने वो काट के जो फॉरेन कंट्री था उसकी गवर्नमेंट को जमा करवा दिया। तो ये समझा जाएगा कि भाई आपका टैक्स जो है वो कट चुका है आपकी सैलरी इनकम के ऊपर, तो अब आपकी सैलरी इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर आप खुद भी पे कर रहे हो, फॉरेन गवर्नमेंट को आपने पे कर दिया अपनी सैलरी इनकम के ऊपर टैक्स, तो तब भी ये समझा जाएगा कि आपने टैक्स पे कर दिया और आपकी सैलरी इनकम एग्जेम्प्ट हो जाए। क्वेश्चन करते हैं। मिस्टर अमजद, अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, इज एम्प्लॉयड इन XYZ कंपनी। ठीक है, पाकिस्तान का सिटीजन है, ये जॉब कर रहा है XYZ कंपनी में। ही वर्कड इन XYZ कंपनी फ्रॉम 1 जुलाई 2010 टू जनवरी 31 2011। इसने 1 जुलाई 2010 से काम शुरू किया और 31 जनवरी 2011 तक यहाँ पे काम किया। ही गोट अ जॉब इन नेपाल, उसको किसी और फॉरेन कंट्री में जॉब मिली, वेयर ही ज्वाइंट ऑन 1 फेब 2011। तो मतलब ये जनवरी का महीना खत्म होते ही वो बाहर जाकर उसने ज्वाइन कर दिया। हिज मंथली सैलरी इन पाकिस्तान इज रुपीज 60,000 पर मंथ। उसकी पाकिस्तान में जो मंथली सैलरी है वो है 60,000 पर मंथ। हिज मंथली सैलरी इन नेपाल, फॉरेन कंट्री में उसकी सैलरी कितनी है? 90,000 इन पाक रुपीज। अच्छा, पाकिस्तान में वो 60,000 कमा रहा था, उसको बाहर जो सैलरी मिली किसी फॉरेन कंट्री में, वहाँ पे वो 90,000 कमा रहा। ऑन मई 31 2011 ही डिसाइडेड टू रिज़ाइन फ्रॉम दी नेपाल जॉब, जो भी उसकी नेपाली जॉब थी उससे उसने रिज़ाइन कर दिया और वो वापस पाकिस्तान में आ गया सेम डेट। इसका मतलब यह है कि 31 मई को अगर वो वापस आ गया है तो 30 जून से पहले पहले वो पाकिस्तान में आ चुका था। ठीक है, मतलब कि हम अगर इसको देखें तो इसने क्या किया, 1 जुलाई 2010 को इसने जॉब स्टार्ट की XYZ के साथ। ठीक है, और यहाँ तक जब वो पहुँचा, जब 31 जनवरी 2011 हुआ, तो उसने यहाँ से छोड़ के जॉब नेपाल वाली कंपनी में जॉब कर ली। ठीक है, और वहाँ पे कब तक की? 31/5/2011 तक। ठीक है, और ये हमारा ईयर कब एंड हुआ? 30/6/2011 को। इसका मतलब है ये सारी एक्टिविटी किस टैक्स ईयर में हो रही है? ये टैक्स ईयर जो है वो हमारा बन रहा है टैक्स ईयर 2011। ठीक है, टैक्स ईयर 2011 में वो पाकिस्तानी कंपनी से भी सैलरी ले रहा था, फिर वो छोड़ के बाहर चला गया, उसने नेपाल में एक कंपनी में जॉब की, वहाँ से भी उसको सैलरी आई, और फिर वो वापस पाकिस्तान में आ गया साल ख़त्म होने से पहले पहले। सिंस देन ही हैज़ नॉट येट गोट एनी जॉब, अभी तक वो बेरोजगार है, उसको जॉब नहीं मिली। ही हैज़ ड्यूली पेड द टैक्स टू नेपालियन गवर्नमेंट अथॉरिटीज ऑन हिज इनकम एंड देयर। उसने जो भी इनकम कमाई थी नेपाल में, उसके ऊपर वो बाहर टैक्स दे के आ चुका है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने कैलकुलेट करनी है उसकी टैक्सेबल इनकम फॉर टैक्स ईयर 2011। ठीक है, तो आप देखो कि उसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम कितनी है। पाकिस्तान सोर्स इनकम जो थी वो 60,000 पर मंथ ले रहा था। उसने 1 जुलाई से 31 जनवरी तक जो है वो यहाँ पे काम किया, मतलब 1 जुलाई से दिसंबर एंड हुआ तो 6 महीने थे, और जनवरी का पूरा महीना 7 महीने थे। तो 60,000 के हिसाब से उसने 7 महीने की यहाँ पे सैलरी ली, जो कि बनी 4,20,000। फिर वो बाहर चला गया, उसकी जो फॉरेन सोर्स इनकम थी, जो सैलरी इनकम थी, वो एग्जेम्प्ट है। ठीक है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम आई कैप के मुताबिक यहाँ पे उसकी भी वर्किंग कर लेंगे। ठीक है, उसकी 90,000 के हिसाब से हम अगर सैलरी कैलकुलेट करें तो वो कितना टाइम बाहर रहा था, वो टाइम कितने बाहर रहा था, वो रहा था फेब फरवरी मार्च अप्रैल मई। ठीक है, 4 महीने वो बाहर रहा था। तो आप 4 महीने की कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद आपके पास टोटल इनकम आ जाएगी। ठीक है, टोटल इनकम इन दोनों का सम आ जाएगी, उसमें से आप लेस कर दो फॉरेन सैलरी इनकम जो कि एग्जाम्प्ट है, तो वो यहाँ से आप दोबारा लेस कर दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। एक तो ये सोल्यूशन है सिंपल। अगर देखें हम इसी तरह करते हैं कि जो चाहे एग्जाम्प्ट इनकम भी हो उसको भी हम एक दफ़ा ऐड करते हैं, टोटल इनकम बनाते हैं, फिर उसको बाद में लेस कर देते हैं और टैक्सेबल इनकम आ जाती है। यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड ही मैंने क्या किया है कि आपकी जो पाकिस्तान सैलरी इनकम थी वो ली, और मैंने फॉरेन सैलरी इनकम जो है वो ली नहीं, बाकी आपकी टैक्सेबल इनकम बन गई।
Foreign source salary income is exempt because he has duly paid tax on it. उसने टैक्स पे कर दिया। तो पहला सिनेरियो था। अगर तो आपने सिंपल टैक्स पे कर दिया तो फिर तो मजीद सोचने की जरूरत ही नहीं है, आपने उसके ऊपर पाकिस्तान में कोई टैक्स नहीं देना, वो आपको एग्जाम्प्ट हो जाएगी। ठीक है। अब जो दूसरी एक मैंने ऑप्शन अपने वो डायग्राम में बताई थी उसकी बात कर लेते हैं। वेयर अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान लीव पाकिस्तान ड्यूरिंग अ टैक्स ईयर एंड रिमेन अब्रॉड ड्यूरिंग द टैक्स ईयर। ठीक है, वो पाकिस्तान से चला गया लेकिन सिटीजन पाकिस्तान का था और साल के एंड में वो पाकिस्तान से बाहर ही रहा और उसने अर्न की आउटसाइड पाकिस्तान कोई सैलरी। तो उस केस में क्या होगा? देन द सैलरी इनकम अर्न आउटसाइड पाकिस्तान ड्यूरिंग द डेट टैक्स ईयर शैल बी एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो फिर भी यही समझा जाएगा कि उसने जो बाहर सैलरी कमाई है वो एग्जाम्प्ट है। इन सच केसेस इफ नो टैक्स इज पेड द फॉरेन सोर्स सैलरी इनकम विल रिमेन एग्जाम्प्ट। इस सूरत में अगर टैक्स चाहे आपने बाहर पे नहीं किया लेकिन आप क्या करके आए हो? एक, आप सिटीजन थे, इस कंडीशन पे पूरे होके आए हो। दूसरा, आप रिमेन आउटसाइड पाकिस्तान रहे हो साल के अंदर, मतलब साल के लास्ट पे। तो आपकी सैलरी इनकम एग्जाम्प्ट हो जाएगी चाहे आपने बाहर टैक्स नहीं भी दिया। क्वेश्चन करते हैं। मिस्टर अरसलान a citizen of Pakistan is employed in XYZ company। ठीक है, he worked in XYZ company from यकम जुलाई, तो यहाँ तक इसने काम किया। he got a job in Saudi Arabia, उसको सऊदी अरेबिया में जॉब मिल गई and he joined from यकम मार्च 2011 को उसने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, यकम जुलाई 2010 से वो कब तक जॉब करता रहा है? 31/1/2011 तक। ठीक है, और उसके बाद उसने 20 अच्छा, वो 20 फरवरी को पाकिस्तान से बाहर चला गया था। 20/2/2011 को पाकिस्तान से बाहर चला गया और उसने जाके यकम मार्च 2011 को बाहर जो है ना वो अपनी जॉब ज्वाइन कर ली। हिज सैलरी इनकम इन पाकिस्तान वाज 50,000। 50,000 कमा रहा था पाकिस्तान में पर मंथ। हिज सैलरी इन सऊदी अरेबिया इज 80,000। उसको 80,000 के हिसाब से बाहर सैलरी मिल रही है। देखो, हमने टैक्स की जितनी भी कैलकुलेशन करनी है वो पाक रुपये में करनी है। अगर यहाँ पे किसी दूसरी कंट्री की करेंसी होती तो उसको एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करके पाकिस्तानी रुपये में कन्वर्ट करना था। यहाँ पे तो पाकिस्तानी रुपये में ही गिवन है। एज ऑन 30 जून, अब वो 30 जून आ गई हमारी। ठीक है, 30 जून 2011 आ गया। ही वॉज स्टिल इन सऊदी अरेबिया, लेकिन वो अभी तक सऊदी अरेबिया में ही था। ठीक है, तो एक तो वो सिटीजन था पाकिस्तान का, दूसरा साल गुजरने के एंड पे भी वो पाकिस्तान से बाहर रहा। तो इसने दोनों कंडीशन पूरी कर ली। ही डिड नॉट पेड एनी टैक्स ऑन हिज सैलरी इन सऊदी अरेबिया। अच्छा, सैलरी पे शायद वहाँ पे टैक्स ना हो या किसी भी रीज़न से उसने टैक्स नहीं पे किया। तो अब आपने उसकी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अच्छा, इस केस में आपने ना पहले उसको देखना है कि वो रेजिडेंट बनता है कि नहीं बनता। ठीक है, रेजिडेंट बनता है कि नहीं बनता। तो वो यकम जुलाई से लेके 2010 से लेके कब तक पाकिस्तान में रहा है? Feb 20 तक। अब ये देख लीजिएगा कि वो रेजिडेंट बनता है, वो बिल्कुल रेजिडेंट बनेगा। ठीक है, तो रेजिडेंट बनेगा तो उसकी हम टैक्सेबल निकाल रहे हैं। ठीक है, अगर अदरवाइज अगर रेजिडेंट ना होता तो उसकी वैसे ही ये इनकम जो है एग्जाम्प्ट हो जाती जो उसने बाहर में कमाई थी। ठीक है, अब क्या है कि वो रेजिडेंट है लेकिन वो ये दो कंडीशंस पूरी कर रहा है कि वो सिटीजन है पाकिस्तान का और उसने साल के एंड पे पाकिस्तान में ना होते हुए बाहर से कोई इनकम कमाई है, मतलब साल के एंड पे वो पाकिस्तान में नहीं था। तो उसकी पाकिस्तान सैलरी इनकम जो थी पाकिस्तानी सोर्स से जो थी 50,000 और 11 मंथ उसने काम किया तो 3,50,000। और उसकी जो फॉरेन सैलरी इनकम थी जो उसने सऊदी अरेबिया से कमाई वो क्या है? एग्जाम्प्ट है। यहाँ पे मैं आपको फिर बताता चलो हम कैसे करते हैं। हम यहाँ पे पहले उसको ऐड करते हैं। ठीक है, ऐड करने के बाद हमारे पास टोटल इनकम आ जाती है। फिर हम उसको लेस करते हैं कि ये तो एग्जाम्प्ट है, तो जो लेस करने के बाद वो उतनी ही आ जाएगी जो उसकी यहाँ वाली है। ठीक है, वो आपकी क्या बन जाती है? टैक्सेबल इनकम। ठीक हो गया। तो ये हमने दो चीज़ें डिस्कस कर ली इस बारे में कि जब आप रेजिडेंट हो और आप फॉरेन सैलरी इनकम कमा रहे हो तो फिर वो किन किन सूरतों में एग्जाम्प्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये है। अच्छा, एज अरसलान रिमेन्ड द आउटसाइड पाकिस्तान एट द एंड ऑफ द ईयर। अब इसकी जो जस्टिफिकेशन आपने दी है कि उसकी आपने क्यों फॉरेन सैलरी इनकम जो है वो एग्जाम्प्ट की है,
वो ये है कि बिकॉज अरसलान रिमेन्ड आउटसाइड पाकिस्तान एट द एंड ऑफ द ईयर, क्योंकि वो एंड ऑफ द ईयर पे पाकिस्तान से बाहर था, देयरफॉर हिज फॉरेन सोर्स सैलरी इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम द टैक्स irrespective ऑफ वेदर ही हैड पेड एनी फॉरेन इनकम टैक्स और नॉट। एक तो वो पाकिस्तान से आउटसाइड रहा, दूसरा वो पाकिस्तान का सिटीजन था। ठीक है, ये दो उसने कंडीशन पूरी की तो उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी। क्वेश्चन करते हैं, मिस्टर अमजद अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान इज एम्प्लॉयड इन XYZ कंपनी। ही वर्क इन XYZ कंपनी फ्रॉम 1 जुलाई 2010, 1 जुलाई 2010 से 31 जनवरी 2011 तक उसने काम किया है। पाकिस्तानी सिटीजन था, XYZ कंपनी में उसने काम किया है, 7 मंथ उसने काम किया। ही गोट जॉब इन सऊदी अरेबिया वेयर ही ज्वाइंट ऑन 1 मार्च 2011, उसने 1 मार्च को वहाँ पे सऊदी अरेबिया में ज्वाइन कर लिया। ही डिपार्टेड फ्रॉम पाकिस्तान ऑन फरवरी 20, ये वही सारा कुछ चल रहा है। हिज मंथली सैलरी इन पाकिस्तान वाज 50,000, हिज मंथली सैलरी जो बाहर की थी वो 80,000 थी। ऑन 31 मार्च 2011 ही डिसाइडेड टू रिजाइन फ्रॉम सऊदी अरेबिया जॉब एंड केम बैक टू पाकिस्तान ऑन दिस सेम डे। अब क्या हुआ कि साल अभी पूरा नहीं हुआ था, पहले पहले ही वो जॉब अपनी सऊदी अरेबिया को छोड़ के वापस पाकिस्तान आ गया। सिंस देन ही हैज़ नॉट गोट एनी जॉब। अब ये बेसिकली पहले जो दो हमने क्वेश्चन किए हैं उन दोनों का ये एक किस्म का मिक्सचर है। ठीक है, उसको यहाँ पे पाकिस्तान में अभी तक कोई जॉब नहीं मिली, लेकिन वो बैठा कहाँ है, पाकिस्तान में है। हाँ, यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर वो सिटीजन जरूर है, लेकिन साल के एंड पे वो पाकिस्तान में ही बैठा हुआ है, बाहर नहीं बैठा हुआ। He did not pay any tax on his salary in Saudi Arabia as there is no tax on salaries there, क्योंकि वहाँ पे सैलरीज के ऊपर टैक्स नहीं था तो उसने वहाँ पे कोई टैक्स नहीं दिया। अब आपने मुझे बताना है कि क्या इसकी सैलरी इनकम जो इसने सऊदी अरेबिया से कमाई है उसके ऊपर टैक्स बनता है या नहीं बनता। अब ज़रा समझें। सबसे पहले तो आपने देखना है कि क्या वो रेजिडेंट है या नहीं है, पहला क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में हमेशा ये आएगा, जब भी ऐसा सवाल आएगा फर्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि वो रेजिडेंट है या नहीं है। ठीक है, अगर तो वो नहीं है तो वैसे ही एग्जाम्प्ट है उसकी फॉरेन सोर्स इनकम। अगर वो है, यस वो रेजिडेंट है, तो फिर उसको क्या है कि फॉरेन सोर्स इनकम के ऊपर उसको टैक्स देना होता है, लेकिन अगर बाहर टैक्स दे के आया है तो उसको क्रेडिट मिल जाएगा। इस केस में क्या है, वो रेजिडेंट तो है बट उसकी जो इनकम है वो इनकम फ्रॉम सैलरी है, और इनकम फ्रॉम सैलरी में हमने कहा कि वो एग्जाम्प्ट हो सकती है अगर उसने बाहर टैक्स दिया हो। इस केस में उसने बाहर टैक्स दिया है, नो, इसका मतलब यह है कि टैक्सेबल है वो। ठीक है, लेकिन अभी हमने दो कंडीशन और पूरी करनी। अगर ये यस होता है कि उसने बाहर टैक्स दिया है तो फिर एग्जाम्प्ट हो जाती। अब क्योंकि उसने बाहर टैक्स नहीं दिया तो इस सिचुएशन में तो ये टैक्सेबल लग रही है। लेकिन एक और चीज़ भी हमने पढ़ी थी रूल के अंदर कि अगर वो सिटीजन हो, हम देखेंगे कि वो सिटीजन है, यस है, तो एक कंडीशन पूरी होगी। क्या वो लास्ट डे पे अब्रोड था या यहाँ था। ठीक है, बाहर था या यहाँ था, तो वो बाहर नहीं था, यहाँ था। ठीक है, इसका मतलब है कि ये भी कंडीशंस पूरी नहीं हो रही दोनों, तो इसकी फॉरेन सैलरी इनकम टैक्सेबल हो रही है। दोनों से नहीं बच सका, ना तो इसने टैक्स दिया था, दूसरा ना ये दो कंडीशंस पूरी कर रहा है। ठीक है, और तीसरा ये है भी रेजिडेंट, तो वो कंडीशन भी पूरी नहीं कर रहा है कि अगर नो रेजिडेंट होता तो इसकी फॉरेन सोर्स इनकम जो है वो एग्जाम्प्ट हो जाती है और क्रेडिट ले लेता अगर टैक्स बाहर दिया होता तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। हमने पहले तो क्या करना है, इसकी टैक्सेबल इनकम निकालनी है टैक्स ईयर 2011 की। ठीक है, टैक्स ईयर 2011 की हमने इसकी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करनी है। पाकिस्तान सैलरी इनकम 50,000 थी, 7 महीने उसने पाकिस्तान में काम किया तो इतनी इसकी ये सैलरी बन गई। इनकम फ्रॉम सैलरी जो इसकी फॉरेन कंट्री से थी वो 80,000 पर मंथ थी। 3 महीने इसने वहाँ पे काम किया था। ठीक है, ये 31 मई को वहाँ से रिज़ाइन करके आ गया था। ठीक है, और इसने ज्वाइन कब किया था, ये कब मार्च को, तो मार्च अप्रैल मई 3 महीने काम किया था, तो इसकी फॉरेन सैलरी इनकम कितनी आ गई, 2,40,000। अब ये दोनों क्या बन जाएंगी, इसकी टैक्सेबल इनकम। रीजन क्या है, बिकॉज अमजद डिड नॉट रिमेन आउटसाइड पाकिस्तान एट द एंड ऑफ द टैक्स ईयर, देयरफॉर हिज फॉरेन सोर्स सैलरी इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स। ठीक हो गया, तो ये हमने पढ़ लिया कि फॉरेन सोर्स इनकम जो है उसको कैसे आप टैक्स जो है चार्ज करवाते हो अगर आप रेजिडेंट हो। अगर तो आपके ऊपर टैक्स बनता है तो आप टैक्स दोगे, अदरवाइज एग्जाम्प्ट हो सकती है दो सिचुएशन में। अगर तो वो बंदा जो है
वो बाहर टैक्स पे कर चुके हैं अपनी इनकम के ऊपर, तो एग्जाम्प्ट हो जाएगी उसकी सैलरी बाहर वाली पाकिस्तान में। दूसरा क्या है कि अगर वो सिटीजन है पाकिस्तान का और वो बाहर रहा है साल के एंड पे, तो भी एग्जाम्प्ट हो जाएगी, चाहे उसने टैक्स दिया हो या ना दिया हो। अच्छा, नेक्स्ट जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें दो तीन चीज़ें हैं, ठीक है। एक है कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, ठीक है, इसकी बात करेंगे। एक हम ग्रेजुटी की बात करेंगे। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन क्या होती है? कम्यूटेशन पेंशन इज a one time lump sum payment that you receive from your pension plan instead of receiving smaller amount over time। देखो, आप क्या कर सकते हो कि हर महीने अपनी पेंशन ले सकते हो, ठीक है, या इन सब महीनों की एक साथ लमसम ले सकते हो, अगट्ठी। तो जब अगट्ठी पेंशन मिल रही होती है उसको हम कहते हैं कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। अच्छा, ये आपको आपके एम्प्लॉयर की तरफ से ही एक किस्म की पेंशन मिल रही है, ठीक है। आपने देखा होगा जितने रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर होते हैं, सरकारी जॉब से रिटायर होके आए होते हैं, उन सबको पेंशन मिल रही होती है मंथली बेसिस के ऊपर। अच्छा, प्राइवेट कंपनीज के एम्प्लॉयज़ को भी पेंशन मिल रही होती है, ठीक हो गया। अब बात यह है कि जैसे सैलरी हर महीने मिल रही थी, पेंशन भी हर महीने मिल रही है। लेकिन इस दफ़ा क्या हुआ है कि पेंशन वो क्या कर रहे हैं, वो कहते हैं कि भाई उसने अपने एम्प्लॉयर से बात की होगी, भाई मुझे पेंशन जो है ना हर महीने देने की बजाय आप क्या करो कि मुझे एक साथ ही मेरी पेंशन दे दो लमसम। तो उसको अगर लमसम पेंशन मिल गई है तो फिर इसकी टैक्स में ट्रीटमेंट क्या होगी, ठीक है। अभी हमने वैसे पेंशन की भी अलग से ट्रीटमेंट नहीं देखी, बट है तो वो एम्प्लॉयर की तरफ से एक बेनिफिट ही जो आपको रिटायरमेंट के बाद मिल रहा है, ठीक है। आपको पता है ना, जब भी कोई रिटायर हो जाता है तो उसको हर महीने जो है वो कुछ ना कुछ उसको पैसे मिलते रहते हैं। अच्छा, जब ऐसा सिनेरियो आ जाए जहाँ पे कम्यूटेशन ऑफ पेंशन की बात हो कि कोई एम्प्लॉय है, उसको जो है वो एक लमसम अमाउंट में पेंशन मिल गई है, तो अब आपने उसकी टैक्स की ट्रीटमेंट देखनी है, तो आपके माइंड में दो चीज़ें आनी चाहिए। पहली चीज़ ये आनी चाहिए कि क्या ये जो बंदा जिसको पेंशन मिल रही है, क्या ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय था और वहाँ से रिटायर हुआ है, या ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं था और वहाँ से रिटायर हुआ है। अगर तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय था और वहाँ से रिटायर हुआ है, तो इसको जितनी भी ये पेंशन मिली होगी एक साथ लमसम, ये सारी की सारी एग्जेम्प्ट है, ठीक है। ये उसकी वाइट मनी है, मतलब उसका हक बनता था कि उसको ये मिले, क्योंकि वो सरकारी मुलाजिम था, उसने कौम की खिदमत की है, गवर्नमेंट के लिए काम किया, तो उसकी एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं था, तो फिर क्या हम देखेंगे? फिर हम ये देखेंगे कि ये जो पेंशन मिल रही है उसको एक साथ, बेसिकली पेंशन है क्या। इसके एम्प्लॉयर ने इसके लिए कुछ पैसे हर महीने जोड़ के एक फंड सा बनाया होगा, वहां से ये इसको पेंशन देना चाह रहा होगा, ठीक है। जैसे फौज के मुलाजमीन होते हैं, उनके लिए आर्मी क्या करती है, उनके पैसे जोड़ के रखती रहती है हर महीने के हिसाब से, ताकि जब ये रिटायर हो जाएं, बुजुर्ग हो जाएं, तो इनको कुछ ना कुछ पेमेंट देती रहे आर्मी, और ये अपना घर का गुजारा चलाते रहे, ठीक है। अब ये इन्होंने हर महीने इसके लिए कोई फंड जमा करवाया होगा। ये फंड, एक सिचुएशन तो क्या है कि आप इसको एफपीआर से अप्रूव करवा सकते हो, ठीक है। ये किस केस में हम देख रहे हैं कि क्या ये अप्रूव है कि नहीं, ये हम देख रहे हैं जब ये पेंशन मिल रही है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के। गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने चाहे वो फंड अप्रूव करवाया हो या ना करवाया हो एफपीआर से, उसको तो लेना देनी कोई नहीं, उसकी तो जो भी पेंशन है वो एग्जेम्प्ट है। बट जब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, तो फिर आप ये देखोगे कि इस नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बॉस ने क्या जिस स्कीम के तहत इसको ये पेंशन मिल रही है वो अप्रूव करवाई हुई है एफपीआर से, ठीक है। अगर तो वो करवाई हुई है तो फिर भी इसके टैक्स जो है वो माफ़ कर दिया जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ये अनअप्रूव्ड थी स्कीम जिसके तहत इसको कम्यूटेशन ऑफ पेंशन एक साथ मिल गई, तो फिर उसको टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स कैसे देना है? टैक्स इस तरह देना है कि उसमें से कुछ एग्जाम्प्ट कर दिएगा पोर्शन, कि भाई ये जितने भी पैसे मिले हैं इसमें से एग्जाम्पशन ले लो अप टू लोअर ऑफ 75,000 और 50% ऑफ कम्यूटेशन, ठीक है। दो अमाउंट्स को कंपेयर करो। 75,000 ये हमेशा हर केस में फिक्स रहेगा। दूसरी क्या है कि जितने पैसे मिले हैं ना कम्यूटेशन और पेंशन में, उसका 50% ले लो, ठीक है। से कि उसको मिले हैं 2 लाख रुपए, ठीक है। 2 लाख रुपए मिले हैं तो उसका 50% लो, तो ये कितना बन गया? 1 लाख। अब इन दोनों में देखा जाएगा, इसमें 75,000 में और 50% ऑफ कम्यूटेशन और पेंशन में देखा जाएगा कि कौन सी अमाउंट लोअर है, ठीक है। जो अमाउंट लोअर है उतनी एग्जाम्प्ट हो जाएगी। अब इन दोनों केसेस में 75,000 जो है वो लोअर है, तो इसको कितनी मिल रही थी कम्यूटेशन? हमने कहा था 2 लाख मिल रही है, जिसका 50% हमने 75 के साथ कंपेयर किया था, तो ये 2 लाख जो है, इसमें से 75,000 लेस कर दो,
ठीक है, और ये आपकी टैक्स होगी इनकम फ्रॉम सैलरी में। अच्छा, इसके लिए क्या हो सकता है, अगर आप सिंपल ये टैक्स करवा लो तो भी गुजारा चल जाता है। कुछ जो टीचर्स हैं वो आपको सिंपल इसी को ही टैक्स करवा रहे होंगे। अच्छा, कुछ ये कर रहे होंगे कि वो कहते हैं कि इसके ऊपर एवरेज ले लो पिछले 3 सालों का। एवरेज लेना आपने पहले भी सीखा हुआ है, ठीक है, तो एवरेज लेके उसके ऊपर इसको टैक्स करवा दो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्रेजुटी। ग्रेजुटी क्या होती है? ग्रेजुटी की कैलकुलेशन तो हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, कि ग्रेजुटी की कैलकुलेशन करना हम सीखें, ये तो हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, बट मैं ग्रेजुटी के बारे में आपको बता देता हूँ। ग्रेजुटी होती क्या है? बेसिकली ग्रेजुटी ये होती है कि एक बंदा, ये वाला से कि बंदा कहीं पे जॉब कर रहा है, ये जॉब कर रहा है। अच्छा, से कि इसकी रिटायरमेंट हुई। रिटायरमेंट के ऊपर ना इसको पोस्ट रिटायरमेंट एक बेनिफिट मिल सकता है जिसको हम कहते हैं ग्रेजुटी। ये पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट है। ये मिलेगा कैसे, इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है? ये कैलकुलेशन होती है जो लास्ट इसकी सैलरी थी ना, से कि वो थी 1 लाख। लास्ट ट्रांस सैलरी जो थी ना उसको आप मल्टीप्लाई कर देते हो जितने साल इसने यहाँ पे जॉब की। से हम कहते हैं 10 साल इस कंपनी में इसने जॉब की, तो इसकी ग्रेजुटी कितनी होगी, ऐसे इसकी कैलकुलेशन होती है। मतलब अगर हम आसान अल्फाज में समझें तो ग्रेजुटी क्या है? ग्रेजुटी एक ऐसी अमाउंट है जो आपकी आखिरी सैलरी होती है ना, जो आपको मिली होती है, उसको मल्टीप्लाई कर देते हो कि आपने जितने साल वहाँ पे जॉब की है, तो आपके पास एक अमाउंट आ जाती है कि ये उस एम्प्लॉय को दे दो, उसने हमारे साथ इतना सा काम किया है, तो उसकी आखिरी जो सैलरी थी उसको पिछले सारे सालों से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो अमाउंट आएगी उसकी ग्रेजुटी होगी। ठीक है। अच्छा, अब ये ग्रेजुटी भी क्या हो रही होगी कि एम्प्लॉयर जो है वो एक साथ एंड पे इतने पैसे नहीं दे सकता, तो हर साल ना वो थोड़े थोड़े अपने पास जो है ना वो करता जा रहा होगा, हर साल एक प्रोविजन बनाता जा रहा होगा कि इस बंदे को जब ये रिटायर होगा तो हमने ग्रेजुटी पे करनी है, एक पूल बना लेगा, वहां पे पैसे डालता रहेगा। ठीक है। अच्छा, अगर तो ये ग्रेजुटी है किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तो फिर तो इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, ये एग्जाम्प्ट है। लेकिन अगर ये किसी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की है तो फिर हम कुछ चीज़ें देखें। क्या ये जो पूल बनाया था उसने ग्रेजुटी के लिए, इसको आप फंड भी कह सकते हो, जो फंड बनाया था जहाँ पे इसने सारे एम्प्लॉयज़ का पैसा एक साथ रखा होगा कि जब ये रिटायर होके जाएंगे तो हम इसको इसकी लास्ट ट्रांस सैलरी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके नंबर ऑफ ईयर्स इसने हमारे साथ जो काम किया तो वो उसको अमाउंट दे देंगे। ये जो फंड है जिसमें सारों के पैसे पड़े हुए हैं, जिसमें इस बंदे के भी पैसे पड़े हुए हैं, इस बंदे के पैसे जिस फंड में पड़े हैं, क्या वो फंड ग्रेजुटी फंड अप्रूव्ड है बाय कमिश्नर? पिछले केस में क्या था, अप्रूव्ड है बाय एफबीआर। ठीक है, यहाँ पे कमिश्नर की बात हो रही। अगर तो ये कमिश्नर से अप्रूव्ड है ग्रेजुटी फंड, तो ये इसकी सारे पैसे जो इसको मिले हैं एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। अच्छा, अगर ये अप्रूव्ड नहीं है, लेकिन कमिश्नर से अप्रूव नहीं है, लेकिन ये एक स्कीम बनाई हुई थी, यहाँ पे फंड का जिक्र हुआ है, यहाँ पे स्कीम का जिक्र हुआ है, मिलती जुलती चीज़ें हैं, बट यहाँ पे हमेशा एफबीआर के साथ वो स्कीम का वर्ड यूज़ करता है। कमिश्नर के लिए जब वो अप्रूवल का कह रहा होता है तो वो फंड का वर्ड यूज़ करता है। आपके लिए ये समझना है कि बस ये एक जैसी चीज़ होती है, फंड या स्कीम आप कह लो कि एक ही जैसी चीज़ है। अगर ये स्कीम इसने एफबीआर से अप्रूव करवाई हुई है तो फिर इसको एग्जाम्पशन मिलेगी, लेकिन अप टू 3 लाख के जितने पैसे मिले हैं, इससे कि उसको 5 लाख मिले हैं ग्रेजुटी के अंदर, तो उसमें से 3 लाख उसके एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, बाकी जो 2 लाख हैं वो उसको इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्स करवाएगा। अच्छा, अगर ना तो ये अप्रूव्ड थी कमिश्नर से, ना ये अप्रूव्ड है एफबीआर से, इसका मतलब ये है कि ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, इसको ग्रेजुटी मिली जो कि अनअप्रूव्ड थी, तो फिर इसकी ट्रीटमेंट क्या है कि आपने लोअर ऑफ देखना है, जैसे पिछले केस में देखा था 75,000 का और 50% ऑफ ग्रेजुटी का, और इसको टैक्स करवा देना है लास्ट 3 ईयर के साथ, रेट के साथ। लास्ट 3 ईयर्स का जो रेट होता है मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि वो कैसे निकालते हैं। ठीक है, वो ऐसे निकालते हैं कि पिछले 3 सालों में आपकी जो टैक्स लायबिलिटी थी, ईयर 1 की, ईयर 2 की, ईयर 3 की, जो पिछले 3 साल हैं उनकी टैक्स लायबिलिटी, इसको डिवाइड कर दो टैक्सेबल इनकम के साथ। किस किस साल की, जिस साल की टैक्स लायबिलिटी ऊपर ले रहे हो, टैक्स ईयर 1, टैक्स ईयर 2, टैक्स ईयर 3, पिछले 3 सालों की ये बात हो रही है, और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो आपके पास एक रेट आ जाएगा, जैसे कि 20% रेट आया है। अब उसके साथ आपने इसको टैक्स करवाना है जो आपको ग्रेजुटी मिली है अनअप्रूव्ड फंड से, और अगर आपको नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय,
देखो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो चाहे फंड अप्रूव्ड हो अनअप्रूव्ड हो, लेना देना ही कोई नहीं, सीधी सीधी आपकी जो इनकम आ रही होगी ग्रेजुटी के थ्रू वो टैक्स नहीं होगी, एग्जाम्प्ट हो जाएगी। हाँ, अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो फिर आप देखोगे कि आपका जो ग्रेजुटी फंड था क्या वो कमिश्नर से अप्रूव था, अगर अप्रूव था तो फिर एग्जाम्प्ट हो जाएगी। अगर अप्रूव नहीं थी स्कीम कमिश्नर से, लेकिन एफपीआर से स्कीम अप्रूव थी, तो फिर अप टू 3 लाख जो है आपकी एग्जाम्प्ट हो जाएगी। और अगर वो अनअप्रूव्ड थी, ना ये केस था ना ये केस था, और आप थे भी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो फिर आपके ऊपर ये स्नैरियो लगेगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब आई थिंक कि आपको ये जो है एक दफ़ा जब आप पढ़ोगे तो थोड़ा मज़ीद समझ आ जाएगा। इसकी स्टडी थोड़ी सी कर ही लें, आई थिंक कि थोड़ा सा डिस्कस कर लें, क्योंकि मैं चाह रहा था कि इसको हम ख़त्म कर लें, लेकिन जितना हम कर सके इस लेक्चर के अंदर करेंगे, बाकी नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ इसको देख लेंगे। तो हमें बताया जा रहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पशंस हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पशंस में क्या हैं, जिसको समझने के लिए आपको कुछ टर्म्स को समझना ज़रूरी है। वेरियस टर्म्स टू बी अंडरस्टूड बिफोर रीडिंग द एग्जाम्पशंस ऑफ टैक्स। ठीक है, एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स। सबसे पहले तो पेंशन को समझ लेते हैं कि पेंशन क्या होती है। पेंशन जो है ना वो बेसिकली सीरीज ऑफ मंथली पेमेंट्स होती है आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ एम्प्लॉय। एक एम्प्लॉय जब रिटायर होता है तो उसको एक सीरीज से पैसे मिलते हैं, हर महीने मिल रहे होते हैं। ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि उसको पेंशन मिल रही होती है। फिर हम कहते हैं कम्यूटेशन ऑफ पेंशन क्या होती है। ये बेसिकली एक लमसम पेमेंट होती है ऑफ सर्टन पोर्शन ऑफ पेमेंट। आपने से ये कह दिया कि मेरे अगले जो 2 सालों की पेंशन है ना, 24 महीनों की, वो मुझे एक साथ जमा कर, एक साथ पे कर दो, तो ये क्या कहलाएगी, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। ठीक है, पेड इन एडवांस टू एम्प्लॉय एज सर्टन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। आपको रिटायरमेंट के वक्त हो सकता है कि वो एडवांस में ही पेंशन दे दे जो आपको अगले 2 साल मिलनी थी। ठीक है, इसको हम कहेंगे कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। फिर हम कहते हैं प्रोविडेंट फंड क्या होता है, ये हम अलग से डिस्कस करेंगे। ग्रेजुटी क्या होती है। ठीक है, ग्रेजुटी जो है इसको आप कह लो कि जो लास्ट आपकी ड्रान सैलरी होती है उसको मल्टीप्लाई कर देते हो नंबर ऑफ ईयर्स जितना आपने वहाँ पे काम किया, तो आपके पास एक ग्रेजुटी की अमाउंट आ जाती है जो रिटायरमेंट के ऊपर आपको दे दी जाती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एन एम्प्लॉयड वर्क फॉर 10 years फ्रॉम एज टू 35 to 45। 35 साल का था जब उसने काम शुरू किया, 45 साल तक उसने एक जगह पे जॉब किया, 10 साल। इस सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, जब वो रिटायर हुआ उस टाइम उसकी सैलरी पर मंथ कितनी थी, से कि दिसंबर में रिटायर हुआ, 30,000 थी। अब वो इंटाइटल है कि उसको ग्रेजुटी मिले ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट रन ग्रोथ सैलरी। ठीक है, ये जो उसको सैलरी मिली है इसकी बेसिस के ऊपर उसको अब ग्रेजुटी मिलेगी। कैसे मिलेगी, उसकी लास्ट रन सैलरी ले लो, मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ द ईयर्स ही वर्क, लाइक यहाँ पे 30,000 उसकी लास्ट रन सैलरी थी, मल्टीप्लाई कर दो 10 साल जितना उसने काम किया है, तो आपका ग्रेजुटी पेएबल निकल आएगी। ठीक है, तो ग्रेजुटी पेएबल उसकी निकल आई 3 लाख रुपए। ठीक है, अच्छा, आई थिंक कि यहाँ तक ही रखते हैं, काफ़ी कंटेंट हो गया जो आपको कंज्यूम भी करना पड़ेगा और उसको समझना भी पड़ेगा। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।